अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. My और pleasure. सर Thank you. आज वैसे तो सब लोग हमास और इजराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उससे भी बड़ी खबर शेख रशीद साहब बरामद हो गए और आते ही उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया है समा टीवी को और मुनीर फारूक साहब को। और पढ़ पढ़ के बात कर रहे थे वो बीच बीच में वो क्या हिंट देना चाह रहे थे, पब्लिक कह रही कुछ बताना चाह रहे थे कि डिक्टेशन वगैरह कुछ मिला है उनको क्या? नहीं, डिक्टेशन तो जाहिर है। देखिए, उसमें मुनीब फारूक साहब ने सबसे बड़ी जो बात पूछी, उन्होंने कहा जी ये लग रहा है कि ये आपका इम्तिहान है, इस इम्तिहान में आप पास होते हैं या फेल होते हैं। तो उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बिल्कुल इम्तिहान है, इसकी ग्रेडिंग होगी इसके बाद के किस तरह आज ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस हवाले से देखें, मैं तो खैर अगर जाती तौर पर पूछें आरजू, मैं इस सारे प्रोसेस से इतना खुश नहीं हूँ। मेरे ख्याल में अगर एहतसाब पे तवज्जो दी जाए, ये भी इन्होंने भी गलत किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने ठीक किया, लेकिन इसके साथ इसी स्पीड के साथ अगर एहतसाब पे हाथ डाला जाता करप्शन पे, बल्कि ये जो एक गलत ट्रेंड है कि जिसने इंटरव्यू दे दिया या जिसने 9 मई को कंडेम किया, उसकी अरबों की करप्शन भूल के उसको घर में उसको क्लीन चिट दी थी, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों को जमानत हो जाए, लेकिन केसेस खत्म नहीं होने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए जब तक पैसे ना दें। ये कोई ट्रेंड ठीक नहीं है कि जिसने कहा है जी कि 9 मई ठीक है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं सियासत से तौबा कर लेता हूं, तो वो जो अरबों का इस कौम का नुकसान है वो सारा छोड़ दिया। लेकिन इससे बड़ी जो खबर पाकिस्तान में आरजू जो मैं समझ रहा हूं, गजा के बाद जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आपके 2 जहाज हायर कर लिए गए हैं लाहौर में, जो गुलपाशी करेंगे आपकी बैंकरप्सी, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने को सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरे को समझ नहीं पाया कि कौन सा गजबा ये जो जीत के आ रहे हैं। 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल वहां रहे हैं और 4 मिनट के अंदर उनकी जमानतें हुई। बिल्कुल 4 मिनट के अंदर जमानत हुई उनकी, और फिर अब जहाज हायर करके ऊपर से गुलपाशी की जाएगी। बंदा पूछे क्या आज नोबेल प्राइज लिया वो, क्या क्या किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही है? पहले तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, पहले तो अवाम को अपना वो क्लीन चिट बताएं सारा कुछ, वो जो अपार्टमेंट है, ये है, वो है, शुगर मिलों के केसेस हैं, या तो वो बताएं ना लोगों को खड़े होकर। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। अब इसमें मुझे ये बताएं, अब अगले 5 साल बाद क्या तवक्को की जाएगी? इमरान खान साहब को भी इसी तैयारों से जरिए लाए, और इसी तरह उनको ला के धोगे हमारे लिए, फिर उनको भी कहा जाएगा कि इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे 5 साल बाद। ये क्या ड्रामा है भाई? और इस सारे सिलसिले के अंदर जो भी एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, आपका सबसे 2 इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, इकॉनमी और दहशतगर्दी। इस जो एक्सरसाइज की जाए, उसका कोई रिलेशनशिप है दहशतगर्दी और इकॉनमी के साथ? कोई इसका रिलेशनशिप हो? सर नवाज शरीफ, दावे तो कर रहे हैं सर, उनकी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कि वो आ गए तो जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, उनके पास क्या हो जाना ठीक? किस तरह ठीक करेंगे भाई? उनके पास कौन से टूल्स मौजूद हैं? सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं, वो पहले अपनी फैमिली में सारी टिकट बांटते हैं, सारी पोजीशनें अपनी फैमिली में बांटते हैं, फिर किसी को बाहर देखते हैं। बल्कि यहां तक उनको कोई भी कश्मीरी ना मिले तो फिर किसी को देते हैं। आपको याद होगा जब इन्होंने एक दफा एक आर्मी चीफ को बनाया था, वो भी भट्ट साहब थे। ये तो कश्मीरी गवर्नमेंट इसको कहा जाए तो बेहतर होगा। इनको चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ कश्मीरी भी ऐड कर लें, लफ्ज तो अच्छा रहेगा। तो अगर ये क्राइटेरिया हो कि सारी फैमिली को ही बांटना है, बहू है, बीवी है, भतीजे हैं, तो ये क्या है ये ड्रामा? और मुझे किसी और पे गिला नहीं है, हाफिज साहब पे गिला है। क्योंकि देखिए ये तो सारे टेस्टेड है, सारे लोग, ये तो टेस्ट किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी को टेस्ट किया जा चुका है, नून लीग को टेस्ट किया जा चुका है, अब मुर्शद पाक को भी टेस्ट किया जा चुका है। अगर किसी को टेस्ट नहीं किया जा चुका तो वो सिर्फ हाफिज साहब, वो नए आए हैं और वो हर बात में कुरान का हवाला देते हैं। हमारी उम्मीद है उनपे, और एक काजी फायज ईसा साहब है, उनपे उम्मीद है। लेकिन ये क्या बात है? अब मैं एक छोटी सी, आज मैं एक और आपसे एक और बात, एक तो मैंने त्यारे की बात की, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के सोर्सेज रिसोर्सेज इसमें क्यों बर्न किए जा रहे हैं सियासी मकासद के लिए?
ट्रेनों के ऊपर पेंट कर दिया गया है सारा कुछ। और बल्कि आज एक मैंने खबर देखी है कि स्कूल के बच्चों को वो पैकेजेस जिसमें पानी और सारे उनको स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, वो मैंने तस्वीर देखी, किसी ने मुझे भेजी है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इस पैकेज बनाने पे लगा दिया, ऊपर नवाज शरीफ के स्टिकर लग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही है भाई? इस पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व? इस पे गवर्नमेंट तो नहीं सर, एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी, एस्टैब्लिशमेंट ला रही है, एस्टैब्लिशमेंट पहले से मैदान तैयार कर रही है नवाज शरीफ के लिए। एस्टैब्लिशमेंट इतने छोटे काम नहीं करती, वो सिर्फ लाती है। करते तो आपकी ये जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी आपकी है, इनको कह दिया जाता है चलो तू इतने बसें लेकर आना, चलो तू इतने बंदे इकट्ठे कर। ये सारे तो ये आपके डेप्टी कमिश्नर और सारे ये आपके जो नीचे ब्रिटिश एजेंट हैं, जो छोटी नस्ल के, इनको कहा जाता है चल भाई उठ जा, चल जा लेके इतने लोगों को पकड़ के ला बसों में, तो ये चाह के ले आते जाके। लेकिन ये हमेशा से सर, ये तो पैसे लेके हमेशा से लोग आते हैं जल से जुलूस में, हर पार्टी। पैसे लाना तो पैसे तो देखे, तो कुछ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, अपना गवर्नमेंट का खर्चे स्कूलों के बच्चों को, टीचरों को, पटवारियों को, इनके जिम्मे बसें और ट्रक और वैगनें लगाई जाती है। ये क्या तमाशा? चले कर ले, ये एक्सरसाइज भी कर ले। इससे अगर बचता है पाकिस्तान तो बचा ले। मेरी नजर में तो अंधेरा ही है। मेरी नजर में तो वो कहते हैं आगे खाई है पीछे समंदर है। जिधर भी जाएंगे, आगे जाए तब भी गिरेंगे, पीछे जाएंगे तब भी, क्योंकि चालें ठीक नहीं इनके। मैंने जो अर्ज की थी कि पाकिस्तान के दो मसाइल हैं, 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और इकॉनमी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी, और ब्लीडिंग हो रही है करप्शन की, सख्त ब्लीडिंग हो रही है, और उसके ऊपर किसी पार्टी का कोई तवज्जो नहीं है। उसके ऊपर करप्शन के बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। और अगर इसी तरीके से चलाना है आसम साहब, तो आप ज्यादा अरसा नहीं चला पाएंगे पाकिस्तान। आपने थप्पड़ों के साथ डॉलर नीचे किया है, कितने अरसा वो सस्टेन कर लेंगे? कभी डॉलर या इस तरह की जो दो नंबरी है वो थप्पड़ों से भी ठीक हुई है? इकॉनमी थप्पड़ों से ठीक होती है? उसके लिए तो कोई मैन्युफैक्चर करना पड़ता है भाई। अपनी ह्यूमन जो आपकी इक्विटी है उसके ऊपर पैसे लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं। ये जो भाग भाग के बाहर जा रहे हैं कनाडा और सारे, इनको रोके, वहां पे इनको रोजगार इनको दें। और ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है, ऊपर वाले नीचे वाले, ये ब्यूरोक्रेट और सारे जो पैसे भाग भाग के लंदन लेके जा रहे हैं, इनको रोक क्यों नहीं रहे हैं भाई? क्यों नहीं रोक रहे? मैं अगर देखे, मुझे एतराज है इस चीज पे। आरजू, जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर ये सारा क्रैकडाउन किया गया है, ये रिश्वत के खिलाफ क्यों, करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं क्रैकडाउन कर रहे भाई? ये एतराज है मुझे। सर ये 9th में से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। ये पीटीआई के ऊपर ही क्रैकडाउन कर रहे हैं अभी तक। पीटीआई के सपोर्टर्स को ही पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अभी देखें, शेख रशीद साहब इतने दिन से कह रहे हैं जी मैं तो चिल्ला काट रहा था, और उनकी पूरी फैमिली बार बार वीडियो लिंक लगा रही थी कि हमें मालूम नहीं वो कहाँ चले गए, उनको एजेंसीज उठा के ले गई, और अब वो कोई और कहानी सुना रहे हैं बैठ के। मुराद सईद साहब के ऊपर इन्होंने वो किया, और वो थानेदार, पुलिस ही मिल गई उनके साथ, पुलिस ही मिली भी, किसी ने पहले उनको इत्तला दे दी। इतना करप्ट सिस्टम है आपका, कुछ भी कामयाबी नहीं है। क्रिकेट वाले वो अलग जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में बेचारे। आपकी स्विमिंग की टीम जाती है तो वो आधे डूब के आ जाते हैं वहां से कंपीट करने। आज भी हार गए हैं, आज भी बहुत बुरी तरह। लेकिन आरजू, चले ये तो फिर मुकद्दर है, मेरा ख्याल है यही किस्मत है हमारी। पिछले कौन सा नई बात है? कोई ये जो भी दो नंबरियां कर रही, कुछ भी नहीं, 76 साल से हो रही है। आज मेरे लिए खबर ये होगी कि आसिम मुनीर साहब ने 5000 लोगों को पकड़ के, तो उन्होंने कहा भी पैसे दोगे तो निकलो। आज अगर ये कहें जी आज हमने 50,000 लोगों का नाम ईसीएल में डाल दिया है कि पैसा दोगे तो निकलोगे, ये खबर होगी। मेरे ख्याल में वो मुश्किल है। मेरे कान उस चीज के लिए मैं नहीं सुन पाऊंगा उस चीज को। तो ये जो काम फ्रॉड हो रहा है, दो नंबरियां हो रही हैं, नून लीग आके अब अपनी नई दुकान खोलेगी, अपने, मेरा मकसद है वो करेंगे, तो क्या कौन सी नई बात? पहले जरदारी सुनते आए थे। यहाँ पे अब वेस्टर्न प्रेस लिख चुकी है कि कितना करप्शन की चार्जेस क्या, इनके ऊपर भी लिख चुकी है, वेस्टर्न प्रेस लिख चुकी है जरदारी साहब के ऊपर, उनके ऊपर भी, उनकी भी निकल। तो कौन सी नई बात है? अब अच्छा एक और बताता हूं, इस तरह के लोग आते हैं तो सार ब्यूरोक्रेसी के जो इनका ग्रुप है उनकी लॉटरियां अलग निकलती हैं। अब ये आएंगे, ये अपने नून लीग की अपनी ब्यूरोक्रेसी लेकर आएंगे, खुद भी खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि जो पीएमएल के सपोर्टर थे वो तो अभी से आंखें दिखा रहे हैं, वो लग रहा है कि आ गए हैं, उनको यकीन है। सर हकीकत हुआ क्या है, अब शायद जलसा भी ठीक हो जाए। मैं जो बताता हूँ आपकी सियासत क्या है, आपका मिजाज कैसा है पंजाब का। और मैं सबसे बड़ी बात अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा,
कई दोस्तों को बड़ा बुरा लगेगा, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए हमारे पंजाबी भाइयों ने ज्यादा इसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आज आपको सबसे बड़ी बात, कल सारे पाकिस्तान को कंफर्म हो गया कि इट वाज अ डील। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर, जिस तरीके से जो कोर्ट ने प्रोसीड किया, जिस तरीके से जज बशीर साहब जिनकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, खुद बीमार है, मास्क पहन कर आए हैं, और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जज बशीर साहब ने रिलीफ दी है, कल सारे पाकिस्तान को कंफर्म हो गया कि इट इज अ डील, इट इज अ डील, ही इज हियर ड्यू टू द डील। ठीक, अब उनका जलसा भी कामयाब हो जाएगा। वो क्यों? कि ये पंजाब का कल्चर है, सियासत का तो फहम ही नहीं ना, सियासत की तो सोच ही नहीं। अब ये सारे इकट्ठे होके भाग के जाएंगे कि अब इसको भाई एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल है और यही अगला वजीर आजम, और भाग के जाएंगे सारे उस जलसे में भी जाएंगे और उनके आगे पीछे भी फिरेंगे कि उन्हें पता है अभी ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी तो नाराज होगी, पीपल्स पार्टी यकीनन बहुत अपसेट होगी। पीपल्स पार्टी इस डील का हिस्सा नहीं है, डील का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी तो तड़प रही है साइड पे, और दूसरा आपको बताइए, पीटीआई के साथ इल्हाक करेंगे वो अपने, वो इनको छोड़ के पीटीआई के साथ मिलेंगे, वो नजर आ रहा है उनका। और ये भी एक गेम का हिस्सा होगा कि पीटीआई को देखें, पीटीआई को भी हमने सामने रखा है, उनको भी टूटी फूटी सीटें कुछ तो देंगे ना। देखे ना 2018 में इलेक्शन क्या हुआ, बल्कि सबसे बड़ी बात आरजू, मैं सीटों का डिसीजन हो चुका है, अभी आपने बस सिर्फ वो कार्रवाई करनी है इलेक्शन डे की। सीटें ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड कि कितनी सीटें, वो तो हमेशा होती है सर, कोई पहली बार हो रहा है, सालों से यही चल रहा है। रिजल्ट तो निकल चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो निकल चुका है। लोग, मैं कई ऐसी मीटिंग्स में ऐसे लोगों के साथ बैठा हूं वॉशिंगटन डीसी में, जिनके पास पूरा पूरा नक्शा मौजूद है कि किस पार्टी की कितनी सीटें होंगी। तो चले ठीक है। वैसे भी जाती तौर पर बताऊं आरजू, मैं यहाँ पाकिस्तान ने तो जमहूरियत शुरू ही नहीं की ना, तो आपकी रेट ऑफ लिटरेसी इतना बुरा है कि आप तो डेमोक्रेसी के स्पेलिंग भी नहीं जानते ना आप लोग। तो अब जहां जिस मुल्क में बैठा हूं, जिनकी 235 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी, अब यहां पे जमहूरियत खत्म हो रही है, तो आपने तो गेम शुरू ही नहीं की ना, आपने तो गेम शुरू ही नहीं की। आपने तो ना पाकिस्तान बनाया है, ना आपने वहां, एक ड्रामा सा है वो चल रहा है, पता नहीं अब कितना अरसा चलेगा। अब मैं, लेकिन काकड़ साहब जो है उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली है, मुबारक हो आपको, उनकी प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर आ गई। उनकी अचीवमेंट यही थी, वो चाहते थे कि मेरे बच्चे सारी जिंदगी कहें कि प्रेसिडेंट शी के साथ डैडी खड़े हुए थे, वरना वो प्रेसिडेंट शी को पता भी नहीं है कौन आदमी। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल के आदमी थे, तो इन्होंने, उनका नाम घड़े से निकला। किसी पीर साहब ने उनको कहा था भाई लॉटरी निकली है सर, उनकी लॉटरी निकल आई है उनकी। हाँ, उनका घड़े में नाम था ना, पर्चियां डाली गई थी, उसमें से नाम निकल आया उनका, तो वो चले गए। प्रेसिडेंट शी के सामने पता नहीं क्या खड़े होकर क्या कर रहे थे, क्या उनका मैंडेट था, कितनी इज्जत प्रेसिडेंट शी के जहन में होगी कि देखें ये किस तरह इलेक्ट हो रहा है, ये कितनी बहुत बड़ी कौम का ये बंदा है, लीडर, देखे मेरे सामने बैठा। लेकिन चले, वहां पे जो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 10वां साल था, जिसमें जो कि नाकाम है मेरे ख्याल में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाकाम है। दो चीजें आज जो है वो मैं इसमें, श्रीलंका ने उनका 4.2 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसको रिस्केड्यूल कर रहे हैं, तो वहां के वजीर आजम ने भी गीत गाने शुरू कर दिए हैं चाइना के बारे में। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब जो है, इनको कहना तो वजीर आजम ज्यादती है, लेकिन चले, वजीर आजम साहब उनसे मिले और उन्होंने कहा कि हमारा तो बड़ी टाइम आ चुका है, हमारा तो टेस्टेड है दोस्ती आपके साथ, आपका ये है वो, लेकिन हम कौम को ये नहीं बताएंगे कि इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या था, और आगे जो इंटरेस्ट, मैं बल्कि उस स्पीच उनकी सुनी, उन्होंने कहा जी 50 हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, और जो उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी, आई केम हियर टू कम टू सीज, टू कम एंड सीज द अपॉर्चुनिटी। और जो उसमें जो मैं समझता हूँ कि उसमें काकड़ साहब का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सबसे बड़ा लेना देना तो उन्होंने, आपने 26 बिलियन डॉलर के पिज्जे बनाए हैं, वो तो उसमें तो काकड़ साहब मेरा ख्याल उस वक्त बहुत छोटे होंगे, शायद पता नहीं असेंबली में भी थे या नहीं थे। लेकिन ये कि जो आज की, जो मैं इसके अलावा हटके जो बात करूं, वो पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये शेख रशीद साहब की है, जो हमेशा ये कहते थे कि गेट नंबर 4 के कैंडिडेट वही। आज भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में ट्रिपल ब्रिगेड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा जी मेरा तो हल्के ट्रिपल ब्रिगेड है, मेरे तो सारे रिटायर फौजी मुझे वोट डालते हैं, तो मुझे तो, मेरा तो सारा, मैं जीएचक्यू से ही, मैं तो
आधा फौज में अंदर हूँ, आधा फौज के बाहर हूँ। उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर देने की कोशिश की है। लेकिन आज जो दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की खबर है हमारे रीजन के हवाले से, कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं भारत के अंदर, अपने डिप्लोमेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इम्यूनिटी इनकी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बारे में रिटेलिएशन में कनाडा ने बड़ा सीरियस जवाब दिया है। उन्होंने कहा दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ कि आप हमारी इम्यूनिटी को नहीं कर सकते, आपने हमें सर, कई जगह पे वीजा ऑफिसेज भी बंद कर दिए हैं कनाडा ने। उन्होंने कहा जी, कनाडा वालों ने कहा जी आपने हमें थ्रेट किया है, ये थ्रेट उन्होंने लिया इसको। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो मैं दूसरा पढ़ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 50 पोल आ रहे हैं कि 57% कैनेडियंस दे आर नॉट सपोर्टिंग जस्टिन ट्रूडो। ये दूसरी खबर थी। दूसरी हमारे रीजन के हवाले से है, पाकिस्तान के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कहते हैं जी हमने रशिया से तेल ले लिया $60 पर बैरल के हिसाब से, हमने लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। गलत खबर, मैं कंफर्म इस तरह करूंगा। अच्छा। G7 के हवाले से $60 का कैप है उसके ऊपर, लेकिन आज का रेट $80 के करीब है। दरमियान का गैप आपने देना होता है। उन्होंने वो नॉन प्रॉफिट कारोबार रशिया वालों ने नहीं शुरू किया। अब जो दूसरा हमारे इस रीजन के हवाले से है कि रशिया की और भारत की आपस में वहां भी मसला बना हुआ है। इस वक्त भारत जो है अपना 36% ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। वहां पेमेंट का इशू बन चुका है। रशियन अब कह रहे हैं हमें युआन के अंदर पे करें, तो भारत कहता है हम युआन में पे नहीं करेंगे, आपने हमें तेल देना है तो रुपयों में दें, आप नहीं देंगे। तो वो एक इशू बन चुका है और ये खदशा हो सकता है कि अगर वहां से रशियन ऑयल की डील खराब होती तो भारत के अंदर प्राइसें बढ़ेंगी उनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये मैं समझता हूँ हमारे रीजन के हवाले से खबर थी। पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं है, जिस मायूसी अंधेरा हालात यही चल रहे हैं। लेकिन सर, रशियन प्रेसिडेंट और जो बाइडेन साहब जो हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में भी कहा जा रहा है कि कुछ टेंशन चल रही है। वो भी बात नहीं कर पा रहे। इसी को इजराइल और वो हमारे तो वैसे बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बोलने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन ये कि वो प्रेसिडेंट ओबामा को अगर उनको कागज रुक्का लिखकर दे देंगे तो बात कर लेंगे। आपने देखा ही होगा जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह की वो गए थे वहां। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, जो मैं बल्कि आपके देखने वालों को, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि हमारे बुजुर्ग, इनको चाहिए था मिडल ईस्ट वालों को, यार बुजुर्ग एक आए हैं, इनको मिल लेते। बड़ी बहुत बेइज्जती हुई यहाँ उनकी। वहां पे जो फलस्तीनी सदर थे वो भी चले गए, जो वेस्ट बैंक के हैं, और जोर्डेनियन, उन्होंने भी जवाब दे दिया, इजिप्ट ने भी दे दिया। यहाँ पे मैं ये जरूर बताऊंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। 1950 से लेकर अभी तक जॉर्डन को $20 बिलियन अमेरिका दे चुका है और 5 साल अगले आने वालों में $6.5 बिलियन की कमिटमेंट है। और दूसरा उसके बाद मिस्र, इजिप्ट जो है 1978 से लेकर अभी तक $50 बिलियन अमेरिका दे चुका है, जिसमें 60 बिलियन जो है वो मिलिट्री एड है और 30 बिलियन इकोनॉमिक एड है। और लेबनान इसी तरह से, लेबनान की एम्बेसी घेरे में $312 मिलियन का पैकेज इन्होंने अनाउंस करना था फलस्तीनियों के लिए, और वेस्ट बैंक जाना था हमारे बुजुर्ग जो है प्रेसिडेंट साहब, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली कि प्लीज इधर ना आए आप, आपको ना आए वेस्ट बैंक पे, तो वो नहीं आए। अब जो कल यहाँ पे मसला बना है कि वो आते ही कल उन्होंने कौम से खिताब किया और कहा $105 बिलियन दिया जाए, जो हम यूक्रेन को देंगे और फिर उसके बाद इजराइल को देंगे, फिर हम उसके बाद कुछ उसमें फलस्तीनियों को देंगे, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे कल अब मैं आपको बता नहीं सकता आरजू के अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं। यहाँ पे बॉर्डर खुले हैं और जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं लोग, जो इलीगल और क्रिमिनल माइंडेड लोग जो आ चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करके, लोग सीरियसली अब सेफ नहीं समझते। यहाँ पे लोग अब समझते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके कई टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो एंटर हो चुके हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी $105 बिलियन कांग्रेस अमेरिका हमें दे ताकि हम लोगों में बांटें, कुछ हमारे लोग खाएं, कुछ हमारा जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके बैंकों में जाए, दुबई, लंदन, कनाडा, वो भी जाए। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि करप्शन सिर्फ आप ही नहीं करते, करप्शन यहाँ भी बहुत है। और करप्शन आरजू हमेशा, मैं सारी जिंदगी कारोबार करता, करप्शन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। इसके आपकी जिबिल्लत में होता है। जहां भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है चोरी करने की, डाका डालने की, वो डालता है। तो यहाँ पे पहले अमेरिका के अंदर हमारा
चेक एंड बैलेंस सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज था, करैक्टर प्रमोट किए जाते थे, डेमोक्रेसी प्रॉपर वक्त काम कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा था। लेकिन अब हमारे हर डिपार्टमेंट बिल्कुल उसी तरह जख्मी है जिस तरह आपका पाकिस्तान में जख्मी है, मुसलसल नीचे जा रहा है। आज जो तीसरी दफा जिम जॉर्डन जो स्पीकरशिप के लिए थे, कल फिर उनके इलेक्शन हो रहे हैं। अब बल्कि डेमोक्रेटिक हकीम जेफरीज उनका नाम है, न्यूयॉर्क से कांग्रेसमैन है, उनके मुकाबले पे आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है आज मैंने पहली दफा देखा, सोच रहा था कि जो बाइडेन ही अगली दफा प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ना ऑर्गेनाइज्ड है, ना सीरियस है, और अपने मसाइल में और एक दूसरे को बस तनकीद और लड़ाई झगड़े में बिजी है। मुझे लग रहा है कि अगला प्रेसिडेंट भी जो होगा वो जो बाइडेन ही होगा। सर, थोड़ी सी बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20 SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है, आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो चुकी, कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है, 2 वजूहात है मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मैस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है, और ना भारत और कनाडा का आपस में ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था जिसका कोई सोचा जाए कि कोई भारत को नुकसान होगा, मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मेरी नजर में जो मैं देखता हूं कि अगला आने वाला पीरियड में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, 2 वजूहत। एक, मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का जो दवाई दी है, वो उनको बिल्कुल फिट पड़ी दवाई, उससे वो नेशनलिज्म से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, उनका अपने ह्यूमन इक्विटी, ह्यूमन जो उनका है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, पढ़ाना बच्चों को, इंडियन यंगस्टर लोगों को, यंग जनरेशन को पढ़ाना, और इतनी तादाद में, ये दूसरा उनका विक्ट्री है। और तीसरी है कि जो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए भारत, क्योंकि जब भी कोई मुल्क कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, उनकी इकॉनमी सफर करती है। देखिए, चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे नहीं है। उन्होंने आज तक ब्लीड नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी इकोनॉमी को ही बस उसमें बिजी रहे। अब मैं वही समझता हूं कि भारत की अगली जो चैलेंज ये होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, और अपनी तरक्की, अपना ऐसी चीज। अब देखें, मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूं कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां, फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही, ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद, अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई, और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, दे लास्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते हैं। तो वो, और दूसरा, अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक है। मेरे ख्याल में उसमें वो कोई डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूँ कि आगे इस वक्त भारत को, जो कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया, बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। चाइना की ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चाइना से पहले भारत इसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि दे आर इन द पोजीशन, दे आर
मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल होगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो चाइना क्रेडिट लेगा। पिछली दफा सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा किया चाइनीज ने, वो भी मैं समझता हूँ इट वाज अ फ्लेवर ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का रोल भारत अदा करे, दे विल बिकम रीजनल, दे ऑलरेडी रीजनल पावर, बट दे विल गेन मोर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल। सर बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम भी हो सकता है मुश्किल से निकल आए, इसलिए कि हमारे काफी ज्यादा लीडर, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर भी शामिल हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, फलस्तीन पहुंचो, तो सर आबादी आधी उधर चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। आरज़ू, अगर निकल मजे की जाए। बात तो भाई मैंने आपको बताई नहीं है ना। कल किसी, आप तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मैंने किसी को कहा है मुझे भी 2 टिकटें ले दे यार। कल किसी ने कहा है जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा जन्नत में जाएगा, ये जन्नत के टिकट है मेरे लिए। मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो। देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों, वहां शराब भी मिले, दूध भी पिए, शहद सर भी। 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितने भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा, लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। यार ये कैसे लोग हैं आरजू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और आप सोचिए मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मेरी मुझे क्या फिक्र, जमात मैं लगती आपके लिए परेशान रहता हूँ आरजू, ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का I'm seriously concerned। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू।